अच्छा जी, इसका लेक्चर नंबर क्या लेज़र का? अच्छा, कल मैंने जो है वो एक्समियर लेज़र जो है उसको फिनिश कर दिया था, ठीक है। अब हमने एक्समियर लेज़र जो है इसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन लेज़र जो है उसको स्टडी करना है, ठीक है। ये मेरा ख्याल है कि आई थिंक सो दैट इज़ द लास्ट, नहीं उसके बाद एक एक्स रे लेज़र है, ये आखिरी दो रह गई हैं बस। फ्री इलेक्ट्रॉन लेज़र, तो अब जो इस चैप्टर के ये एंड के ऊपर जो है ये हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे लेज़र की, विच हैज़ न्यूमरस पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ पॉसिबल एप्लीकेशन। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन लेज़र है ना, इसकी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, और ये वाइड वेवलेंथ के ऊपर इसकी ट्यूनेबिलिटी, आपने ट्यूनिंग ऑफ लेज़र पढ़ी होगी, पढ़ी थी ना, इसको ट्यून किया जा सकता है इस लेज़र को। तो ये इसकी जो एक्सट्रीम है ये अल्ट्रा वायलेट टू मिलीमीटर वेवलेंथ तक जाती है, ठीक है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट से लेकर मिलीमीटर वेव तक विद हाई पावर एंड हाई एफिशिएंसी इसकी हाई। अब हम जो आगे जाते आ रहे हैं ना, हम ज़्यादा हाई पावर लेज़र्स की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पीछे एक्समेयर पड़ी थी, वो एक्समेयर भी हाई पावर थी। उससे पीछे आपने कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी थी, वो भी हाई पावर थी। तो ये भी एक हाई पावर और हाई एफिशिएंसी लेज़र है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन लेज़र हैज़ वाइड एप्लीकेशंस, इसका इंट्रोडक्शन है ये। इसकी वाइड जो है वो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, एंड इट इज़ हाई पावर एंड हाई एफिशिएंसी लेज़र। और ये हाई पावर और हाई एफिशिएंसी लेज़र है। इसका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो भी वेरीफाइड है। इसके अंदर डिवाइस जो है वो अभी स्टिल डेवलपिंग स्टेज के ऊपर है, जहाँ पर मेन एम ये है कि आप रिड्यूस करें इट्स साइज़ एंड कॉस्ट। यानी कि अभी ये बन रही है, ये लेज़र बनी हुई है, लेकिन वो उसके अंदर बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं जिनके साथ इसको ऑपरेट किया जाता है। तो ये कोशिश की जा रही है कि ये ऐसी डिवाइस बनाई जाए जिसमें ऑपरेटर्स जो है वो छोटा जो है वो कर लिया जाए, ठीक है। अब इसका ऑपरेशन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन लेज़र का, ये क्वाइट डिफरेंट है फ्रॉम द लेज़र्स कंसिडर्ड सो फार। हमने जो अभी तक जितनी लेज़र्स पढ़ी हैं उनके मुकाबले में इसमें जो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बीम ऑफ रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यानी कि बीम ऑफ रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके ये सोर्स ऑफ एनर्जी है इस लेज़र, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की बात आप कर रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल कौन सा होता है? जो 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करता है उसको। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं। या वो पार्टिकल्स के जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे होते हैं, जैसे फोटॉन्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो है हमारे पास इसका जो ऑपरेशन है डिफरेंट है। तो इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 जो है वो आप देखें, जो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है, द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी is a beam of relativistic electrons। वो relativistic electrons हैं
और रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है वो होते हैं विच आर मूविंग वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, और ये जनरेट होते हैं विच इज जनरेटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन गन, और इनको एक इलेक्ट्रॉन गन के ज़रिए जनरेट किया जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन गन होती है पार्टिकल एक्सेलरेटर, जिसके अंदर पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है। ठीक है, ये होता है पार्टिकल एक्सेलरेटर। अब कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कैन बी इंड्यूस टू गिव अप सम ऑफ देयर एनर्जी टू बीम ऑफ फोटॉन्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि ये अपनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फोटॉन्स को जो कि सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, देयर बाय एम्पलीफाइंग द बीम, जिसकी वजह से बीम जो है वो एम्पलीफाई हो जाती है, और फोटॉन बीम जो है इज़ ए फॉर्म ऑफ एन अदर लेज़र सच एज ए कार्बन डाइऑक्साइड पल्स लेज़र। तो ये ट्रैवल करते हैं, टकराते हैं, फोटॉन की बीम बन जाती है, वो फोटॉन की बीम भी कोई इस तरह की बीम बन जाती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। ठीक है, तो अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, तो कुछ सर्कमस्टांसेस में द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इंड्यूस्ड to give up some of their energy, to give up some of their energy, और ये अपनी कुछ एनर्जी जो है वो दे देते हैं टू ए बीम ऑफ फोटॉन्स traveling in same direction, जो ट्रैवल कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, देयर बाय एम्पलीफाइंग द बीम। और ये क्या कर रहा है, ये बीम को एम्पलीफाई कर रहा है। तो ये जो एम्पलीफाइंग बीम है ये एक और फॉर्म ऑफ लेज़र है। दिस एम्पलीफाइंग बीम इज एन अदर फॉर्म ऑफ लेज़र, एक और फॉर्म है लेज़र की जिसको कि हम कह सकते हैं सच एज एक कार्बन डाइऑक्साइड पल्स्ड लेज़र, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड पल्स्ड लेज़र का नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइट बीम का जो कि परपेंडिकुलर होता है टू इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, द फोटॉन कैन नॉट रिसीव एनी एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स अनलेस दे हैव टू कंपोनेंट्स, यानी कि एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो और एक पैरेलल कंपोनेंट जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड को। ज़ाहिर बात है कि जो फोटॉन्स हैं वो क्या है, वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। और जो पोलराइजेशन होती है फोटॉन की डायरेक्शन, उसको कौन सा चीज़ डिसाइड करती है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो डिसाइड करती है।
ठीक है, तो सेकंड पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर Number 2, now as the electric field of light, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइट बीम का इज परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, वो इसके परपेंडिकुलर ये राइट एंगल पे है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के, यानी कि जिस डायरेक्शन में ये बीम जो है वो ट्रेवल कर रही है। द फोटॉन्स कैन नॉट रिसीव एनी एनर्जी, तो फोटॉन्स कैन नॉट रिसीव एनी एनर्जी, तो फोटॉन जो है वो कोई भी एनर्जी जो है वो रिसीव नहीं करते फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स अनलेस दे हैव कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, जब तक कि इनके पास कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ना हो, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स अनलेस दे टू हैव a component of a velocity perpendicular, component of velocity or perpendicular to the direction of travel. तो जब तक वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर नहीं है उतनी देर तक फोटॉन जो हैं वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन से नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है इज गिवन एन ऑसिलेटरी पाथ। अब चूँकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो उसका पाथ ऑसिलेटरी हो जाएगा, वो क्योंकि जो परपेंडिकुलरली आके वेलोसिटी होगी वो परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगी उसके ऊपर, और जब परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगी तो पाथ डेविएट होगा, तो डेविएट होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, वो ऑसिलेटरी पाथ जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हैंस इलेक्ट्रॉन बीम, अब जो इलेक्ट्रॉन बीम है इज गिवन एन ऑसिलेटरी पाथ, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन करेगा बाय पासिंग इट थ्रू ए सो कॉल्ड मैग्नेटिक, by passing it through a so-called Wigler magnetic, एक विगलर मैग्नेटिक्स में से जब पास करें, विच कंसिस्ट ऑफ ए रो ऑफ अल्टरनेटिंग नॉर्थ स्लैश साउथ नॉर्थ मैग्नेटिक्स, जिसमें नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ मैग्नेटिक्स जो हैं वो होंगे। विच कंसिस्ट ऑफ alternating of a row alternating north south slash south north magnetics।
एज शोन इन फिगर 1। अब मैं यहाँ पे फिगर जो है वो बनाता हूँ जिसमें नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ इस तरह के वो करके जो है वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, तो ये जो बीम आप गुजार रहे हैं ये एक विगलर जो है वो मैग्नेटिक के अंदर से गुजार रहे हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर पहले तो बनानी पड़ेगी फिगर। ठीक है, फिगर को बनाते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं। अब आप देखें कि अगर ये एक लेज़र का मिरर है, ठीक है, उसके बाद एक मिरर इधर है लेज़र का, ठीक है, यहाँ से ये बीम गई, ठीक है, ये इधर तक चली गई। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन की बीम है उसका ऑसिलेटरी पाथ है, तो वो इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो आएगी ये, ठीक है जी, और वो यूं करके ऑसिलेटरी जो है वो ऐसे करके जाएगी। बल्कि इसको ये ऐसे करके वो बीम जो है वो ले जाएगी। ये आपके पास जो है यहाँ पर ये क्या है, ये जो आ रही है ये इलेक्ट्रॉन बीम है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर। इलेक्ट्रॉन बीम फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर। ये वाली जो आ रही है, और इसका ये ऑसिलेटरी पाथ है, तो ये इधर तक जा रही है ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है। अब ये जो यहाँ पर है ये हमारे पास इस जगह पर ये लेज़र मिरर है, ठीक है जी, और ये भी हमारे पास लेज़र मिरर है। यहाँ से इस जगह से प्रोड्यूस हो रही है लेज़र, ठीक है, रेडिएशन फॉर्म फ्रॉम पल्स्ड लेज़र। ये इधर से रेडिएशन जा रही है किसकी, पल्स्ड लेज़र की, और ये जो है डॉटेड ये लेज़र बीम एक्सेस है, लेज़र बीम एक्सेस हैं ये। अब इनके ऊपर जो है, ऊपर और नीचे विगलर मैग्नेटिक लगा हुआ, ठीक है। अब वो हम मैग्नेटिक तरह बनाते हैं इसके ऊपर और नीचे। ये यहाँ तक तो समझ आ गई कि ये क्या है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये मैग्नेटिक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ। इसी तरह नीचे भी इसके आएगा, इस इनके दरमियान में है ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये नॉर्थ, एंड सो ऑन। इसी तरह ये पूरा मैग्नेटिक जो है लगा है। तो ये आपके पास डायग्राम है किसकी, फिगर 1 है, फ्री इलेक्ट्रॉन लेज़र की।
और ये जो है ये एक विगलर मैग्नेटिक लगा हुआ है इसके ऊपर। अब ये जो मैग्नेटिक है इसकी वजह से एक पीरियोडिक मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगा, तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन जो है अंडरगो द ट्रांसवर्स ऑसिलेशन इंडिकेटेड इन द डायग्राम। ये देखा ना, ये ट्रांसफर ऑसिलेशंस कर रही हैं उस पीरियोडिक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो दिस जनरेट्स, तो ये जनरेट करेगा ए स्पेशली पीरियोडिक मैग्नेटिक फील्ड, एक पीरियोडिक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। सो दैट इलेक्ट्रॉन अंडरगोज, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स अंडरगोज, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं अब इनकी जो है वो क्या होंगी, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इनकी ट्रांसफर ऑसिलेशंस होंगी, यानी कि अलॉन्ग द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस अंडरगोज द ट्रांसवर्स oscillations. As shown in figure 1, जैसा कि हमने फिगर 1 के अंदर शो किया हुआ है। अब इन ऑसिलेशन के रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मिट करते हैं मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट ए वेवलेंथ which depends on their velocity। ठीक है, इन ऑसिलेशंस के नतीजे में क्या होता है कि बीम निकलती है, यानी कि फोटॉन जो हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है तो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन इमिट करता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ these oscillations, तो इन oscillations के रिजल्ट में the electrons emit monochromatic, ये emit करते हैं monochromatic रेडिएशन को इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर एट ए वेवलेंथ विच डिपेंड्स अपॉन देयर वेलोसिटी। और इनकी जो वेवलेंथ है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, क्योंकि v किसके बराबर होता है, एफ लैम्डा के बराबर होता है ना, तो वेवलेंथ फिर वो वेलोसिटी के ही डिपेंडेंट होगी। अच्छा, उसके बाद अब ये जो मैग्नेटिक स्पेसिंग है, एक तो वेलोसिटी होगी, दूसरी द मैग्नेटिक स्पेसिंग होगी, उसके बाद एंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इन चीज़ों के ऊपर जो है ये मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन डिपेंड करेगी। तो इनफैक्ट जो वेवलेंथ पीक्स हैं एट द वैल्यू
In fact, the wavelength peaks at a value given by lambda is equal to lambda omega 2 gamma square। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये जो लैम्डा डब्ल्यू जो है ये स्पेशल पीरियड है विगलर मैग्नेटिक का, और गैमा जो है ये रेशियो है ऑफ द टोटल इलेक्ट्रॉन एनर्जी टू इट्स रेस्ट एनर्जी, क्योंकि रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है ना। तो लैम्डा डब्ल्यू क्या है? लैम्डा डब्ल्यू जो है द स्पेशल period of Wigler मैग्नेटिक, ये स्पेशल पीरियड है विगलर मैग्नेटिक का। और गैमा जो है ये क्या है? द रेशो ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन एनर्जी, द रेशो ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन एनर्जी, टोटल जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, ठीक है, उसकी रेशो टू इट्स रेस्ट एनर्जी। इसकी जो रेस्ट एनर्जी है विच इज जो के बराबर होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। इस तरह की रेडिएशंस जो हैं इनको हम कहते हैं कि ये मैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ठीक है जी। सच रेडिएशंस आर टर्म्ड एज मैग्नेटिक रेडिएशंस, क्योंकि आपने मैग्नेटिक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रखा और उनकी वजह से रेडिएशन जो हैं वो निकल रही हैं। तो जो बैंडविड्थ होती है डेल्टा लैम्डा ऑफ द रेडिएशन इज गिवन बाय द बैंडविड्थ डेल्टा लैम्डा ऑफ रेडिएशन इज गिवन बाय, ये हमारे पास जो आ जाती है डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा दैट इज इक्वल टू 1/2n। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पर n जो है ये नंबर ऑफ विगलर पीरियड्स हैं, ठीक है। वो जो विगलर मैग्नेटिक की वजह से जो पीरियड जनरेट्स हो रहे हैं ना, वो ये n उसके पीरियड्स हैं। ये हम बता दो ना डायग्राम में। where n is the number of Wigler periods। अब यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रेडिएशन है इलेक्ट्रॉन से would now simply interact with the original laser beam and amplify it। मतलब ये जो निकल रही हैं
या लेज़र बीम के साथ इंटरेक्ट करेंगे और एम्पलीफाई करेंगे, बट दिस डज नॉट अकर, लेकिन ये नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है इज़ ट्यून टू एमिट एट एग्जैक्टली द सेम वेवलेंथ एज द ओरिजिनल लाइट बीम। उसने उसी वेवलेंथ के ऊपर करना होता है जो ओरिजिनल लाइट बीम की वेवलेंथ होती है। देन इन फैक्ट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन टू बीम्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो दो, अब एक इलेक्ट्रॉन की बीम है, एक फोटॉन की बीम है, तो वो उसी सूरत में उसको एनर्जी देगा अगर वो उसके साथ रेजोनेंट होगा। अगर वो उसके साथ रेजोनेंट नहीं है तो फिर वो उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा पॉइंट जो हो गया इसके अंदर, थर्ड, वो ये है कि वी कैन एक्सपेक्ट, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट द रेडिएशन, कि जो रेडिएशन है फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स में से जो निकल रही है, वुड नाउ सिंपली इंटरेक्ट ये इंटरेक्ट करेगी विद ओरिजिनल लेज़र बीम, ओरिजिनल लेज़र बीम के साथ, एंड एम्पलीफाई इट। और इसको एम्पलीफाई करेगी। दिस इज द एक्सपेक्टेशन, बट दिस डज नॉट अकर तो ये जो है ये अकर नहीं करता। ठीक है, एज रेडिली एज माइट एट फर्स्ट अपीयर। तो पहली अपीयरेंस के ऊपर इस तरह नहीं होता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन बीम इज ट्यून टू इमिट एट एग्जैक्टली द सेम वेवलेंथ, लेकिन अब अगर इलेक्ट्रॉन बीम को हमने ट्यून किया हुआ है, इफ द इलेक्ट्रॉन बीम इज ट्यून्ड टू emit exactly at same wavelength, और अगर वो सेम वेवलेंथ के ऊपर ट्यून की गई है और emit करती है एज द ओरिजिनल लाइट बीम, एज द ओरिजिनल लाइट बीम, ओरिजिनल लाइट बीम की वेवलेंथ पे उसको ट्यून किया गया, देन इन फैक्ट द एनर्जी एक्सचेंजेस, then in fact the energy exchanges between the two beams is equal and opposite. तो ये इक्वल और आप, लेकिन कब? वैसे नहीं अकर करेगा जब ट्यून करेंगे, तो जब रेजोनेंट होगी उसके साथ तो फिर ये अकर करेगी। तो अब वन वे जो है इसको सॉल्व करने का, दिस प्रॉब्लम को, टू इंजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स एट एनर्जी स्लाइटली हायर देन दैट द कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेजोनेंट वेवलेंथ और रेजोनेंट एनर्जी, यानी कि इसके ऊपर थोड़ा करना चाहते हैं। द इलेक्ट्रॉन देन टेंड टू पुल्ड बैक टूवर्ड्स द रेजोनेंट कंडीशंस, तो इलेक्ट्रॉन्स को आपको रेजोनेंट कंडीशन की तरफ लेके आना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज डिफरेंट बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल इलेक्ट्रॉन एनर्जीज कैन बी ट्रांसफर्ड इन दिस वे। तो कुछ, यानी कि जब आप उसको दोबारा रेजोनेंट करने की कोशिश करेंगे तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो
ट्रांसफ़र होगी। सारी नहीं है कि सारी की सारी वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर कि टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इज टू इंजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, हमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको इंजेक्ट करे पड़ेगा एट एन एनर्जी slightly higher than that corresponding to the resonant wavelength, जो कि कॉरस्पॉन्ड करेगी। रेजोनेंट वेवलेंथ का मतलब है रेजोनेंट एनर्जी और रेजोनेंट एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन देन टेंड टू बी पुल बैक, द इलेक्ट्रॉन्स देन टेंड टू बी पुल बैक। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है उनको वापस भेजा जाता है, पुल बैक किया जाता है टुवर्ड्स द रेजोनेंट कंडीशन, टुवर्ड्स द रेजोनेंट कंडीशन, रेजोनेंट कंडीशन की तरफ। So only a small amount, so only a small amount of energy that is a difference between initial and final energies, जो कि इनिशियल और फाइनल एनर्जी का डिफरेंस ही होता है ना जब निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन energies can be transferred in this way. अब यहीं पर जो है अल्टरनेटली जो विगलर पीरियड होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स लग रही होती है, मे बी वेरिड सो दैट द फाइनल रेजोनेंट एनर्जी इज़ लेस देन दैट एट द स्टार्ट, कि जो रेजोनेंट एनर्जी है वो स्टार्ट के मुकाबले में कम हो जाए। उस पीरियड को इस तरह एडजस्ट किया जाता है। Alternatively, the Wigler period may be varied. Wigler period जो है उसको वेरी किया जाता है, आगे पीछे किया जाता है, so that the final resonant energy, so that the final resonant energy, कि जो फाइनल आपके पास रेजोनेंट एनर्जी है इज लेस देन दैट एट स्टार्ट,
इज लेस देन दैट, जो कि लेस हो देन एट द स्टार्ट से। तो जो इलेक्ट्रॉन जो हैं फिर ये चले जाते हैं किस कंडीशन की तरफ, रेजोनेंट कंडीशन की तरफ, एंड इन डूइंग सो गिव अप एनर्जी टू द लाइट बीम, यानी कि अब रेजोनेंट होंगे और एनर्जी किसको प्रोवाइड करेंगे, लाइट बीम को। द इलेक्ट्रॉन्स tend to the resonant condition, ये रेजोनेंट कंडीशन की तरफ जाएंगे, एंड इन डूइंग एंड इन सो डूइंग गिव अप एनर्जी टू लाइट बीम, और ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे किसको, लाइट बीम को। तो अब जो है आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन लेज़र, इनको ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए रिक्वायर्स ए केयरफुल रीयूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी वंस द इलेक्ट्रॉन बीम हैज़ ट्रांसफर्ड इन इंट्रैक्शन रीजन, कि इसका केयरफुल यूज़ करना पड़ता है कि जब इसको दोबारा आप उस रीजन के अंदर लेके जाते हैं जहाँ पर इसने इंट्रैक्शन करनी होती है फोटॉन्स के साथ। तो वेरियस अप्रोचेस जो हैं वो सजेस्ट की जाती हैं इसको करने के लिए, ताकि ये एक अच्छी इलेक्ट्रॉन लेज़र जो है वो बन जाए। तो बेसिकली यही इसका प्रोसेस होता है। अब मैं आपको उसकी एप्लीकेशन बता देता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशंस, इसकी एप्लीकेशन जो है लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल एप्लीकेशंस हैं जो सजेस्ट की जाती है। अभी तक असल में ना ये सही तरह बनी नहीं है ये फ्री इलेक्ट्रॉन लेज़र जो है, जो कि कन्वर्शली वायरेबल है। तो पॉसिबल जो इसकी एप्लीकेशंस हैं वो मटेरियल प्रोसेसिंग में है, रिसर्च में है, आइसोट्रोपिक सेपरेशन में है, बायोमेडिकल के अंदर हैं, फील्ड्स के अंदर हैं, इसके अलावा फोटोकेमिकल इंट्रैक्शंस में हैं, और इनकी हाई एफिशिएंसी की वजह से ये मिलिट्री एप्लीकेशंस के अंदर भी इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी तक ये सही तरह बनी, ये मैंने लिखी नहीं है, पढ़ लेना किताब में, ठीक है। ये है, अब कल जो है वो फिर आपको बताऊंगा। इसकी मैंने आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बता दिया सारी। कल फिर जो है वो हम लास्ट रह गया बस एक्सरे लेज़र, उसको स्टडी, उसके बाद फिर इसकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गई।